ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा शिक्षणम के 79वें पाठ को पढ़ेंगे। 79। गत पाठ में हमने गिनती के विषय में पढ़ा था। अब हम उसी से आगे इस पुस्तक में धातु रूप दिए हैं, वो मैंने याद करा दिए हैं, और एक दो धातुओं के कुछ रूप बचे हुए हैं, वह आप स्वयं पुस्तक से याद कीजिएगा। और सभी रूप आपके पास में है पुस्तक में, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके। अब इसके बाद में ये इस पुस्तक में डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने संधियां दिखलाई हैं। संधियां वही दिखलाई हैं जो पीछे उन अभ्यासों में भिन्न भिन्न अभ्यासों में पढ़ाई गई थी। उन्हीं सारी संधियों को यहाँ पर एक जगह पर रख दिया है, तो इनकी भी आपको अपने आप आवृत्ति करनी है। राइट। अब हम आपको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि पहले हमने आपको पढ़ा दी हैं। अब एक प्रकरण चालू हो रहा है नया, जो प्रकरण इस पुस्तक में नहीं आया है, परंतु हम उस प्रकरण को आपको विस्तार से नहीं समझाएंगे। जितना आवश्यक है और जितना इस पुस्तक में बताया गया है उतना ही समझाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपको ज्यादा समझाने लगूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, परंतु मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं और इसका विस्तार फिर इसके दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे। वह प्रकरण है समास परिचय। आप सभी संस्कृत को थोड़ा बहुत जानते हैं या पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, तो भी आपने समस्त पद अवश्य सुना होगा। आप हिंदी भाषा को जानते हैं तो उसमें भी समस्त पद हैं। इंग्लिश भाषा में भी समस्त पद होते हैं। सब भाषाओं में समस्त पद होते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है संस्कृत में? समास। समास का मोटा सा अर्थ होता है, सरल सा अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास मीन्स थोड़ा सा कम कर देना चीजों को, वही बात रहे, वही अर्थ रहे, परंतु कुछ कम करके चीज को समझा देना ही समास कहलाता है। अब हम हिंदी में आपने भी पढ़ा होगा, हम कहेंगे भाई राजा का पुरुष जाता है, और ऐसे भी बोल देते हैं राज पुरुष जाता है, और ऐसे भी बोल देते हैं राजा का सैनिक जाता है और राज सैनिक जाता है। दोनों प्रकार के वाक्यों में कोई भी अर्थ भेद नहीं होता, वही अर्थ होता है। राज पुरुष जा रहा है अथवा राजा का पुरुष जा रहा है, दोनों वाक्यों में 0% भी अंतर नहीं है। अंतर है तो क्या है? अक्षरों का अंतर है। राज पुरुष जाता है, राजा का पुरुष जाता है, इन दोनों में केवल शब्दों के कम ज्यादा का अंतर है। राज पुरुष जाता है, इसमें का हट गया, और राजा का पुरुष जाता है, इसमें का लग गया। ये हिंदी की बात बता रहा हूं मैं अभी। तो इस प्रकार से इंग्लिश आल्सो, इंग्लिश में भी होता है, अरबी में भी होता है, फारसी में भी होता है, जितनी भी संसार की भाषाएं हैं सब में यह विधा प्रयुक्त होती है, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह
अधिक चीजों को कम में कहना चाहता है, कम में समझाना चाहता है, होनी चाहिए। ये क्वालिटी होती है, ये स्किल होती है। तो ये हमारे माइंड के पास में स्किल है। इस स्किल के कारण से ही ये समस्त पद भाषा में प्रयुक्त हुआ करते हैं। आज हम उसी समास की संस्कृत की बात करेंगे। राइट। संस्कृत में मुख्य रूप से समासों के 4 भेद किए गए। कितने? 4 भेद। फिर उनके भी भेद हैं, परंतु इस पुस्तक में हाँ इसमें इन्होंने अलग अलग करके दिखाया है। 7 भेद दिखला दिए हैं। हम इसी के अनुसार चलेंगे। मोटा मोटा बतला देता हूं 4 कौन से होते हैं, फिर उन्हीं के भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समासः। राइट। इसकी परिभाषा भी मैं सरल सी बतला देता हूं, इतना तो बता सकता हूं, इतना समझ में आ सकता है। ये अव्ययी भाव समास है। इसकी पहचान हमारे आचार्यों ने बताई है, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भावः। माने जो पद होते हैं जिनका समास किया जाता है, उन समस्त पद में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है वाक्य में प्रयोग करते समय। तब वह समास कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समासः। राइट। बस इतना ही काफी आपके लिए भी। ये नंबर 2 तत्पुरुष समासः। इसकी परिभाषा हमारे आचार्यों ने क्या की? उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। जिन समस्त पदों में उत्तर पद के मतलब बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता होती है, मुख्यता होती है, वह समास कौन सा कहलाता है? तत्पुरुष समासः। सरल परिभाषा। राइट। तो अब देखिएगा तीसरा समास बहुव्रीहि समासः। इसकी परिभाषा हमारे आचार्यों ने क्या की है? अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि। माने जिस समस्त पद अर्थात जिन पदों का समास किया गया, जिन शब्दों का समास किया गया है, उन शब्दों से अन्य किसी के अर्थ की प्रधानता जाहिर होती है, उस प्रकार के समास को क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि। और अंतिम चौथा जो समास है उसको नाम दिया द्वंद्व समासः। द्वंद्व की परिभाषा हमारे आचार्यों ने क्या बनाई है जी? उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। माने जहां पर समास किए गए सभी शब्दों के अर्थ की प्रधानता होती है उसको द्वंद्व बोलते हैं। यह मोटी सी परिभाषा बता दी है। अब इनके उदाहरण देकर के हम आगे समझेंगे। अभी आपको इतनी समझ में आ गई 10%, 5%, 2% और नहीं समझ में आई तो डोंट वरी। राइट। अब हम इसको आगे चलते हैं, एक एक समास को पढ़ेंगे। अब आ जाइएगा डॉक्टर कपिल देव महाराज जी के अनुसार हम प्रथम समास पढ़ते हैं। वो क्या कहते हैं? अव्ययी भाव। देखते जाइएगा, सब दिखेगा आपको। अव्ययी भाव समास की पहचान यह है कि इसका पहला शब्द अव्यय, उपसर्ग अथवा निपात होता है। एक ये पहचान है इनके अनुसार। वो मैंने पहचान बताई है, वो अलग मतलब एक और एक्स्ट्रा पहचान है। ये छोटी छोटी पहचान बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक तो जो अव्ययी भाव समास होगा उसमें पूर्व में होगा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा या निपात होगा। उपसर्ग 22 होते हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रफिक्स। राइट। प्रफिक्स। और संस्कृत में उनको उपसर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार से निपात भी हैं कुछ, तो वो आगे आएंगे। कहते हैं बाद का शब्द कोई संज्ञा शब्द होगा, और जो बाद में जो समास के अंत में शब्द होगा वो कोई संज्ञावाची शब्द होगा। अव्ययी भाव समास वाले शब्द अव्यय होते हैं या नपुंसकलिंग एक वचन होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो अव्ययी भाव समास जिन शब्दों का करते हैं वो क्या बन जाते हैं? अव्यय। अर्थात अव्यय का रूप नहीं चलता है, और कहीं पर चलाया जाता है तो नपुंसकलिंग एक वचन होता है बस। उनका तीनों वचनों में, तीनों और सातों विभक्तियों में रूप नहीं चलाया जाता है।
आगे देखिएगा, इनके रूप प्रायः नहीं चलते हैं, बता दिया मैंने। अव्ययी भाव समास के समस्त पद और विग्रह में अंतर होता है। इसमें अर्थात जो समस्त पद है, माने जो समस्त हमें दिखेगा, भी देखेंगे उदाहरण में, और हम समास के लिए विग्रह करते हैं, पदों को तोड़ करके दिखाते हैं, तो उनमें अंतर होता है। समास में कुछ अलग पद होता है और विग्रह जब करके दिखलाते हैं तो हम अलग पद दिखलाते हैं। अभी आपको समझ में आएगा। कहते हैं क्योंकि इसमें किसी विशेष अर्थ में अव्यय का प्रयोग होता है। जो इस अव्ययी भाव समास में जो पहले जो अव्यय होगा, जो उपसर्ग आदि होगा, उसका किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उपसर्गों के बहुत सारे अर्थ हैं, राइट, एक एक उपसर्ग के कई कई अर्थ हैं, तो हम उपसर्ग को ही दिखा देंगे विग्रह में तो हमको अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए यहां पर इस समास में, इस समस्त पद में यह उपसर्ग इस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, उस अर्थ को दर्शाने वाला कोई अन्य शब्द हम विग्रह में दिखलाते हैं, राइट। देखिएगा, जैसे सप्तमी के अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग होता है। किसका होता है? सप्तमी के अर्थ में अधि का। अब देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, कह रहा है हरऊ अधि हरि, तो यहां अधि है, क्या है? अधि है, आप देख पा रहे होंगे ये समस्त पद है। तो यहां जो ये अधि हरि, इसका अर्थ है हरि में, तो मैं कहां से आया? मैं आया अधिक से, अधि यहां पर मैं के अर्थ में है, राइट, तो इसलिए कहा हरऊ। और कहते हैं नंबर 2, समीप अर्थ में उप गंगाया समीपम उपगंगम। अब देखिएगा, जो अब उपसर्ग दूसरा दिखाते हैं कि समीप अर्थ में उप उपसर्ग होता है। किसमें? समीप अर्थ में उप। अब जो उप है उसका दिखाते हैं, गंगायाः समीपम। देखिएगा, देखिए यहां उप का प्रयोग हो रहा है। इस उप का अर्थ क्या है? समीप। इसलिए विग्रह में हमने क्या बताया? समीप, राइट। तो उपगंगम, उपगंगम का अर्थ हुआ गंगा के समीप। और देखिए, मैंने जो लक्षण बताया था कि पूर्व में अव्यय होता है, अव्यय है। और इस पद का अर्थ क्या है, जो अभी बताया मैंने ऊपर, जैसे उपगंगम, उपगंगम जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में अर्थ जाता है गंगा के समीप, समीप अर्थ जाता है। समीप किसके समीप? गंगा के समीप। तो यहां पर उप अर्थ की प्रधानता होती है। अब आगे और देखिएगा, नंबर 3 में अभाव अर्थ में निर का प्रयोग होता है। तो हम विग्रह करेंगे, विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम। देखिएगा, राइट, देखिए नपुंसकलिंग सब जगह हो रहा है। तो विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम, तो जो ये जो निर उपसर्ग है, निर, यहां पर उपसर्ग क्या है? निर। तो निर उपसर्ग है, वो किस अर्थ में है? अभाव। यहां अभाव अर्थ दे रहा है। निर के कई अर्थ होते हैं। निर्गच्छति, निर्गच्छति में बाहर निकलता है, परंतु यहां बाहर निकलना नहीं है, यहां अभाव अर्थ है। तो अभाव अर्थ को विग्रह में दिखाने के लिए भाई अभाव अर्थ है इसका, इसलिए हम करते हैं निर्विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम, माने विघ्नों से रहित, विघ्नों का अभाव। तो अभाव अर्थ की यहां पर मुख्यता है। अब आपको और उदाहरण दिखाता हूं, सरल में देखिएगा। पीछे अर्थ में अनु, पीछे के अर्थ में अनु का प्रयोग होता है उपसर्ग का। तो देखिएगा, हरे पश्चात अनुहरि, हरि के पीछे पीछे। आप देखिए, इसका अर्थ है हरि के पीछे, तो अनु का अर्थ है पीछे, इसलिए यहां विग्रह में हमने कहा पश्चात। अब और आगे देख लेते हैं, जो भी उदाहरण हैं समझ में आ रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं 5 नंबर,
प्रत्येक अर्थ में प्रति माने प्रत्येक अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम, देखिए गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम, यहां द्वित्व होता है, उसकी बाद में बात करेंगे। तो प्रतिगृहम का अर्थ है प्रत्येक घर, हर घर। तो यहां प्रति का अर्थ क्या है? हर, प्रत्येक, राइट। अब आप आइएगा आगे नंबर 6, अनुसार अर्थ में यथा, अनुसार अर्थ में यथा का प्रयोग होता है। देखिए जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, तो इसमें क्या अर्थ हुआ? शक्तिम अनतिक्रम्य माने शक्ति के अनुसार, शक्ति का अतिक्रमण ना करके, जितनी शक्ति है उतने के अनुसार, तो वही अर्थ है यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, जितना शक्ति है उतना ही भाई कार्य करना चाहिए। अधिक करेंगे तो लुटिया डूब जाएगी। ठीक है, तो ये आज हमने अव्ययी भाव समास पढ़ लिया और जितना भी आपको समझ में आया उतना पर्याप्त है। हम समास के लिए एक अलग से भी श्रृंखला चलाएंगे, परंतु अभी बेसिक जो जानकारी है समास की वो हम आपको दे रहे हैं। अभी समास बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, पर उसकी अभी चर्चा अभी नहीं करेंगे, नहीं तो आप छोड़ के भाग जाएंगे कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, हमारी समझ ऊपर से जा रहा है। तो ऊपर से नहीं हमको जाने देना, हमको कहाँ रखना है? आपके यहां पर चीज बैठालनी है, यही रोक के रखनी है। तो उस प्रकार के तरीकों को हम अपना रहे हैं कि चीज आपके यहीं रुके, बाहर निकल के ना जाए। राइट, कब निकले? जब आप पूरे विद्वान बन जाएं, फिर पूरे संसार के लोगों के बीच में निकले, तब तो आनंद आएगा। और अभी निकल जाए ऊपर से तो कोई भी आनंद नहीं है। आइएगा, अब हम इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। शीघ्र ही आपके सामने दूसरा समास लेकर के आएंगे, तत्पुरुष के भेद। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।